नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें। प्राचीन कुएं के पानी की हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसे जैसे तो चलिए दोस्तों तकनीकों को समझ हमारी आज की स्टोरी कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन एक शिष्य ने दरवाजा खटखटाया और सूचना दी, सेक्ट मास्टर, हम पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उनमें उत्साह की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसका शरीर कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गया था। इस समय तारापोत एक निश्चित साधना तारा से 10 लाख किलोमीटर दूर चुपचाप लटका हुआ था, अब और आगे नहीं बढ़ रहा था। तारापोत को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कई शिष्यों ने अर्जुन को देखा और उसकी ओर मुड़कर उसके आदेशों का इंतजार करने लगे। अर्जुन के आदेश के बिना वे कोई भी हड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या ये साधना तारा सेक्ट मास्टर की मातृभूमि थी? ये पतित क्यों लग रही थी? जब शिष्यों ने टोंगशुवान रेल्म की ओर देखा तो वे सभी हैरान थे। जब अर्जुन की आंखें टोंगशुवान रेल्म पर पड़ीं तो उसका चेहरा भी थोड़ा उदास हो गया था। अतीत में उसकी दृष्टि पर्याप्त ऊंची नहीं थी और उसने तारा क्षेत्र के अन्य चमत्कारों को नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि टोंगशुवान रेल्म में क्या गलत था। इसके विपरीत वह सोचा करता था कि टोंगशुवान रेल्म बेहद समृद्ध है, या कम से कम ये कि केंद्रीय राजधानी इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तारा क्षेत्र से लौटने और कई दशकों की कड़ी मेहनत और तपाने का अनुभव करने के बाद उसने एक नज़र में टोंगशुवान रेल्म के साथ समस्या को देख लिया। ये बुरा हो गया था। यह अपने चरम को पार कर चुका था और एक उदास और दुखद आभा इस साधना तारा के चारों ओर फैली हुई थी। इसका ग्रे रंग पुराने धब्बों की तरह था, जो इस साधना तारा की कमजोरी को उजागर कर रहा था। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह नहीं जानता था कि उसकी मातृभूमि ऐसी होगी, या बल्कि उसने इस समस्या को पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि टोंगशुवान रेल्म पर सेंट रेल्म उच्चतम क्षेत्र था और बिना नींव के नहीं था। ये शैडोड स्टार से अलग था। शैडोड स्टार की वर्ल्ड एंग्री प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन इसे एक अदृश्य विश्व सिद्धांत द्वारा दबा दिया गया था, जिससे एक साधक के लिए ओरिजिन किंग रेल्म के रहस्यों को समझना असंभव हो गया था। टोंगशुवान रेल्म में इस तरह का विश्व सिद्धांत दमन नहीं था, लेकिन वर्ल्ड एंग्री बहुत पतली थी, जो एक साधक की उच्च क्षेत्र में टूटने की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। सेंट रेल्म सीमा थी। इस क्षण अर्जुन ने टोंगशुवान रेल्म की समस्याओं की जड़ को समझा। सेक्ट मास्टर, हम। उसके बगल में शिष्य उसकी ओर मुड़ा और सम्मानपूर्वक उसकी राय पूछी। नीचे जाओ, अर्जुन ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया, तारापोत को नियंत्रित किया और नीचे उड़ गया। तारापोत ग्रे क्षेत्र से होकर गुजरा, टोंगशुवान रेल्म के वायुमंडल से गुजरा और आखिरकार इस पिछड़े मार्शल दाओ महाद्वीप पर उतरा। अर्जुन ने अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए अर्जुन का उपयोग किया। आध्यात्मिक ऊर्जा पतली थी, लेकिन ये दानवीय ऊर्जा से भरी हुई थी। टोंगशुवान रेल्म को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: मानव क्षेत्र, दानव भूमि और राक्षस क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में से मानव क्षेत्र सबसे बड़ा था, जिसमें टोंगशुवान रेल्म का लगभग 70% हिस्सा था। इसके बाद दानव भूमि और राक्षस क्षेत्र थे। अप्रत्याशित रूप से टोंगशुवान रेल्म में लौटने के बाद वह सीधे दानव भूमि में आ गया था, एक ऐसा परिणाम जिसने अर्जुन को थोड़ा हैरान कर दिया था। अचानक अर्जुन ने अपना सिर उठाया और एक निश्चित दिशा में घूरने लगा। जैसे ही उसने अपने डिवाइन सेंस से जांच की तो कई जीवन आभा अचानक उसके बोध में टूट गईं। उनमें से एक सेकंड ऑर्डर सेंट था, जिसने अर्जुन को परिचितता की एक बेहोश भावना दी, लेकिन वह कौन था उसे याद नहीं आया। पूरी दानव भूमि में केवल कुछ ही लोग थे जो सेकंड ऑर्डर सेंट रेल्म तक पहुंच सकते थे, इसलिए ये दैत्य सेनापति में से एक होना चाहिए। दानव रेस में 4 दैत्य सेनापति थे, वे सभी सेंट रेल्म साधक थे। दूसरे पक्ष ने जाहिर तौर पर यहाँ नौकायन करने वाले तारापोत के निशान खोज लिए थे और जांच करने के लिए भागकर आ गए थे। ये कुछ जानकारी लेने का एक अच्छा अवसर था, अर्जुन ने खुद से सोचा। धीरे से कहा, यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसका आंकड़ा चमक गया और वह तारापोत के बाहर आ गया, चुपचाप इंतजार करने लगा। वर्तमान अर्जुन के लिए 100 किलोमीटर की दूरी एक पल में पार की जा सकती थी। स्पेस के मार्ग को साधने के बाद वह अब स्वतंत्र रूप से शून्य दरारें से तैर सकता था, अंतरिक्ष की बाधाओं को अनदेखा कर सकता था। हालांकि
एक सेकंड ऑर्डर सेंट दैत्य सेनापति के लिए जिसके पास एक उपयुक्त उड़ान प्रकार का आर्टिफैक्ट नहीं था, भले ही उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, तारापोत तक पहुंचने में उसे अभी भी एक कप चाय बनाने में लगने वाला समय लगता। एक कप चाय के समय के बाद अर्जुन के दृष्टि क्षेत्र में काले क्यूई का एक बड़ा विस्तार दिखाई दिया। ये काला क्यूई एक हिंसक और खूनी आभा से भरा हुआ था और इसके अंदर कई आंकड़े छिपे हुए थे। काला क्यूई लुढ़का और जल्द ही अर्जुन से 1000 मीटर दूर रुक गया। ये आंकड़े आखिरकार खुद को प्रकट करने लगे। उनका नेतृत्व एक गठीला आदमी कर रहा था, जिसका चेहरा क्रूर था। उसके हाथ में भाले जैसा एक आर्टिफैक्ट था जो उसे एक बहुत ही राजसी रूप दे रहा था। इस क्षण यह आदमी अर्जुन की ओर सदमे में घूर रहा था। उसकी लाल आंखों की जोड़ी सदमे से भरी हुई थी। उसने अर्जुन को नहीं देखा, लेकिन अर्जुन के पीछे का तारापोत बेहद परिचित था। एक दैत्य सेनापति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि दानव राजधानी में गहरी भूमिगत ऐसी ही एक चीज मौजूद थी। यह एक उड़ान प्रकार का आर्टिफैक्ट था जिसका उपयोग हड्डी जाति ने कई साल पहले टोंगशुवान रेल्म की यात्रा करने के लिए किया था। दुर्भाग्य से इस तारापोत को आखिरकार महान दानव देव द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिससे केवल धातु का ढेर रह गया था। इसे एक शीर्ष रहस्य के रूप में रखा गया था और दानव राजधानी के नीचे कई दसियों हजार मीटर नीचे सील कर दिया गया था। क्या ये हो सकता है कि बाहरी तारा से कोई टोंगशुवान रेल में फिर से आया हो? ये सोचकर दैत्य सेनापति चौंक गया। पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो महान दानव देव ने टोंगशुवान रेल को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, एक ऐसा कारनामा जो हमेशा दानव रेस का गौरव रहा था। लेकिन अब टोंगशुवान रेल्म को इस आपदा से बचाने के लिए कौन ज्वार मोड़ सकता है? शायद उस समय के उस मानव रेस साधक में ऐसी क्षमता थी। आखिर जब हड्डी जाति ने फिर से परेशानी खड़ी की तो टोंगशुवान रेल्म के 3 वंश उसके नेतृत्व में मिलकर उन्हें हराने के लिए आए थे। हालांकि ये कहा गया था कि 30 साल से अधिक पहले वह मानव रेस साधक टोंगशुवान रेल्म छोड़ चुका था और उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। इस दैत्य सेनापति के दिमाग में कई विचलित करने वाले विचार चमक उठे, लेकिन वह खतरे के सामने घबराया नहीं। दानव रेस के आक्रामक स्वभाव को समझते हुए उसने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपनी नजर अर्जुन की ओर मोड़ दी। अगले पल उसने एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति दिखाई, जैसे कि उसने दिन के उजाले में एक भूत को देखा हो। उसका जबड़ा गिरा हुआ था क्योंकि उसने अर्जुन की ओर इशारा किया, तुम। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। दैत्य सेनापति महेंद्र, हाँ, बहुत समय हो गया। क्या भाई महेंद्र ठीक रहे हैं? अर्जुन उस पर मुस्कुराया। तुम होली मास्टर हो। महेंद्र की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तारापोत पर आया व्यक्ति वास्तव में 9 हेवेंस होली लैंड का होली मास्टर था। वह मानव रेस का युवक जो 30 साल से अधिक पहले गायब हो गया था। जब हड्डी जाति पुनर्जीवित हुई और तीनों वंशों ने मिलकर लड़ाई लड़ी तो महेंद्र और अर्जुन ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसका रूप याद था। अब जब उसने अर्जुन की आवाज सुनी तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया। ये व्यक्ति वह युवा निकला। ये बहुत अविश्वसनीय था। ये युवक 30 साल से अधिक समय से गायब था, लेकिन जैसे ही वह दिखाई दिया उसके पास एक तारापोत था। वह इन सभी वर्षों में कहाँ था? महेंद्र ने सुना था कि वह टोंगशुवान रेल्म छोड़कर बिखरे हुए तारा क्षेत्र का पता लगाने के लिए चला गया था। क्या वह सफल हो गया था? ये सोचकर महेंद्र सदमे में कांपने लगा क्योंकि उसकी आंखें चमकने लगीं। हाँ, यह मैं ही हूँ। भाई महेंद्र, मुझे मत बताना कि तुम मुझे नहीं पहचानते। अर्जुन हंस पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? महेंद्र ने अपना बड़ा सिर हिलाया। भले ही मैंने आपको कई वर्षों से नहीं देखा है, लेकिन ये सेनापति होली मास्टर अर्जुन के वीर स्वभाव को कभी नहीं भूलेगा। हाँ, हाल के वर्षों में चंद्रनेत्र कैसा रहा है? अर्जुन ने फिर से पूछा। आप डेमन कमांडर के मास्टर के बारे में पूछ रहे हैं? महेंद्र ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर असंतोष का एक निशान दिखाई दिया। चंद्रनेत्र दानव रेस का डेमन कमांडर था। टोंगशुवान रेल्म में एक शीर्ष मास्टर था। भले ही अर्जुन की ताकत असाधारण थी और वह 9 हेवेंस होली लैंड का मास्टर था, अंत में वह अभी भी डेमन कमांडर के मास्टर के समान स्तर पर एक अस्तित्व था। चाहे वह शिष्टाचार से हो या अन्यथा, महेंद्र को उसे उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए था। इस बालक का लहजा काफी अहंकारी था, जैसे कि एक बुजुर्ग एक जूनियर के बारे में पूछ रहा हो। इसलिए महेंद्र स्वाभाविक रूप से थोड़ा नाराज हो गया था। एक गुनगुने लहजे में महेंद्र ने जवाब दिया, सेक्ट मास्टर अर्जुन की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ ठीक रहे हैं और हाल के वर्षों में दानव राजधानी में पीछे हटे हुए हैं।
ऐसा कहते हुए महेंद्र ने अपना डिवाइन सेंस जारी किया और अर्जुन को घुमाया। वह जानना चाहता था कि इतने सालों के बाद इस मानव रेस के युवक की साधना किस हद तक बढ़ गई थी। अगर महेंद्र को सही याद था तो जब ये युवक चला गया था तो वह एक फर्स्ट ऑर्डर सेंट होना चाहिए था, इसलिए कुछ दशकों के बाद उसकी योग्यता के साथ उसे थर्ड ऑर्डर सेंट रेल्म तक पहुंच जाना चाहिए था। एक ही स्वीप के बाद महेंद्र का चेहरा बहुत बदल गया। उसने अचानक पाया कि वह अर्जुन की गहराई को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। जब उसका डिवाइन सेंस उस पर घूमता था तो यह समुद्र में डूबने वाले पत्थर की तरह था जो थोड़ी सी भी लहर पैदा करने में असमर्थ था। ये कैसे संभव है? महेंद्र की अभिव्यक्ति तुरंत जटिल हो गई क्योंकि उसकी आंखें उभरी हुई थीं। वह एक सेकंड ऑर्डर सेंट था, इसलिए भले ही अर्जुन वास्तव में थर्ड ऑर्डर सेंट रेल्म में प्रवेश कर गया हो, वह अपने डिवाइन सेंस से छिप नहीं सकता था। यहाँ तक कि महान दानव देव ने जिस पौराणिक सेंट किंग रेल्म तक एक बार पहुंचा था वह भी असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है? ये छोटा बालक पहले ही इस क्षेत्र तक पहुंच गया है या इससे भी ऊंचा? ये सोचकर महेंद्र के पैरों में ऐंठन शुरू हो गई क्योंकि उसकी आंखें सदमे से भर गईं। अपने होठों को दबाते हुए उसने सूखे ढंग से पूछा, होली मास्टर अर्जुन, अब वह किस क्षेत्र में है? क्या क्षेत्र? अर्जुन ने अपनी भौं उठाए। वह स्वाभाविक रूप से महेंद्र के छोटे आंदोलनों से अवगत था, लेकिन उसने उसे दोष नहीं दिया। दानव रेस के लोग सभी ऐसे ही थे, उनमें से हर एक अनियंत्रित और अनियंत्रित था। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए अर्जुन ने कहा, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं अभी किस क्षेत्र में हूँ, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दानव राजधानी में जाओ और चंद्रनेत्र से कहो कि वह मुझे नाइन हेवेंस होली लैंड में मिलने आए। मैं अभी लौटा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही नाइन हेवेंस होली लैंड जा रहा हूँ। महेंद्र ने मुश्किल से निगला। उसके चेहरे पर अनियंत्रित अभिव्यक्ति धीरे धीरे अभिसारित हो रही थी, एक पालतू जानवर की तरह जो अर्जुन के सामने झुक गया था। इस बार वह बहुत व्यवहारिक था और अर्जुन के अहंकार पर ध्यान नहीं दिया। उसने बेहोशी से अनुमान लगाया कि अर्जुन एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां वह कभी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इस अनुमान ने उसे चौंका दिया और डरा दिया, लेकिन साथ ही वह अवर्णनीय रूप से उत्साहित था। होली मास्टर अर्जुन निश्चिंत रह सकते हैं, यह एक तुरंत दानव राजधानी में जाएगा ताकि इस खबर को वरिष्ठ को सूचित कर सके, महेंद्र ने जल्दी से कहा। अच्छा, एक और बात है। अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ। नाइन हेवेंस होली लैंड किस दिशा में है? महेंद्र स्तब्ध था और उसने इशारा किया। बहुत धन्यवाद। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, इससे पहले कि उसका आंकड़ा चमका और वह गायब हो गया। एक पल बाद अंधेरा तारापोत थोड़ा काम गया और महेंद्र के दृष्टि से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। मास्टर, वह मानव बालक कौन है? वह इतनी अहंकार से कार्य करने की हिम्मत कैसे करता है? आपको अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखता है। दानव रेस के लोगों में से एक जो महेंद्र के साथ आया था, उसने असंतोष में बड़बड़ाया। हालांकि हड्डी जाति के पुनरुत्थान के बाद तीनों वंशों के बीच संबंध बहुत अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गए थे और तीनों वंशों ने दुश्मन का विरोध करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि अब कोई विवाद नहीं थे, खासकर जब साधना संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की बात आती थी। ये सिर्फ इतना था कि उनके बीच अब जीवन और मृत्यु की दुश्मनी का माहौल नहीं था। मानव रेस दानव भूमि में अपनी मर्जी से घुसने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अब एक युवा मानव रेस का आदमी अचानक यहाँ दिखाई दिया था। न केवल मास्टर महेंद्र को अपनी आंखों में नहीं रख रहा था, बल्कि डेमन कमांडर को उसके नाम से पुकारने की भी हिम्मत कर रहा था। इससे दानव रेस के लोग बहुत असंतुष्ट हो गए। अगर महेंद्र यहाँ नहीं होता तो वे शायद तुरंत दौड़कर आते और इस युवा मानव रेस के आदमी को कीमत चुकाने के लिए मजबूर करते। चुप रहो, महेंद्र ने चिल्लाया। वह व्यक्ति, तुम उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सेनापति उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि वरिष्ठ, मुझे डर है कि तुम उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते। उसके पीछे उसके बारे में बात मत करो। क्या वरिष्ठ उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते? दानव रेस के लोग चौंक गए, उनकी आंखें कांप रही थीं। उसकी किस तरह की पृष्ठभूमि है? उसका नाम आपने पहले सुना होगा, महेंद्र ने भौहें चढ़ाईं। वह नाइन हेवेंस होली लैंड का मास्टर अर्जुन है। दानव रेस के लोगों की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि वे शांत हो गए। आज टोंगशुवान रेल्म में नाइन हेवेंस होली लैंड प्रमुख शक्ति थी, जो तीनों वंशों के ऊपर खड़ी थी। होली लैंड में अनगिनत सेंट रेल्म मास्टर थे और कोई अन्य बल तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि नाइन हेवेंस होली लैंड कई सालों से सुर्खियों में रहा था, लेकिन उनके होली मास्टर की कोई खबर नहीं थी।
उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अभी अभी आया युवक वास्तव में नाइन हेवंस होली लैंड का मास्टर था। दुनिया बदलने वाली है, महेंद्र ने बड़बड़ाया क्योंकि उसने धुंधले आकाश को देखा। जल्द ही बाद वह मुड़ा और जल्दबाजी में मोडू की दिशा में भागा। उसे जल्द से जल्द डायमंड कमांडर चंद्रनेत्र को अर्जुन की वापसी की खबर देनी थी। नाइन हेवंस होली लैंड 9 चोटियों के अभिसरण द्वारा गठित एक प्राकृतिक स्पिरिट एरे। टोंगशुवान रेल में नाइन हेवंस होली लैंड ने एक सर्वोच्च प्रतिष्ठा का आनंद लिया। होली लैंड में अनगिनत मास्टर थे और हालांकि इसने इन वर्षों में कोई नया शिष्य भर्ती नहीं किया था, फिर भी इसकी आबादी बढ़ रही थी और इसमें धन की कमी नहीं थी। इसका कारण न केवल ये था कि नाइन हेवंस होली लैंड का एक मजबूत प्रभाव था और मानव रेस के अन्य महान बलों के साथ घनिष्ठ संबंध था, बल्कि यहाँ की एल्केमी तकनीकों के कारण भी था। यहाँ कई शीर्ष एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स पूरे साल इसकी रक्षा कर रहे थे। जब एक साधक एल्केमी के लिए सामग्री लेकर यहाँ आता था, तो मूल रूप से विफलता का कोई मौका नहीं था। जब तक वे सामग्री के लिए पर्याप्त भुगतान करते थे और कुछ दिनों तक इंतजार करते थे, वे एक संतोषजनक एलिक्सिर प्राप्त करने में सक्षम होते थे। केवल इस आय के साथ नाइन हेवंस होली लैंड को साधना सामग्री के स्रोत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। होली लैंड के 9 चोटियों के बाहर एक लंबी लाइन थी जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। विभिन्न साधनाओं के कम से कम 1000 साधक नाइन हेवंस होली लैंड के एल्केमिस्ट्स के लिए एल्केमी करने का इंतजार कर रहे थे। समय समय पर एक नया साधक कतार में शामिल हो जाता था। हालांकि बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई अराजकता नहीं थी। हर कोई अपना हिस्सा कर रहा था। बाद में आने वाले लोग जानबूझकर लाइन के पीछे लग गए थे। उन्होंने केवल इसलिए लाइन काटने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे दूसरों की तुलना में मजबूत थे। जिस किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की थी, उसे पहले ही एक सबक सिखाया गया था। लाइन में इंतजार कर रहे साधकों में से सबसे पहले वाले ने पहले ही यहाँ 1 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन किसी ने भी अधीरता के कोई संकेत नहीं दिखाए। वे सभी उम्मीद से वहाँ खड़े थे। नाइन हेवंस होली लैंड के लोगों का इंतजार कर रहे थे कि वे उन्हें बुलाएं ताकि वे अपनी सामग्री सौंप सकें। अपनी बोरियत में ये साधक एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे या दिलचस्प कहानियों के बारे में बात कर रहे थे। समय जल्दी से उड़ गया। इस दिन एक युवक अचानक 9 चोटियों के बाहर से घूमता हुआ आया। उसका एक वीर आंकड़ा और उज्ज्वल आंखें थीं। वह एक देहाती की तरह दिखता था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं क्योंकि वह चारों ओर देख रहा था और आश्चर्य में अपनी जीभ को क्लिक कर रहा था। उसकी आंखें बह रही थीं जैसे कि वह किसी चीज के बारे में याद कर रहा था। लंबी लाइन देखने के बाद ये पुरानी यादें और भी अधिक स्पष्ट हो गईं। यह अभी भी ऐसा ही है। अर्जुन मुस्कुराया क्योंकि वह आगे बढ़ा, एल्केमी के लिए पूछने वाले साधक को बहुत रुचि के साथ देख रहा था। जब वह अभी भी नाइन हेवंस होली लैंड में था, तो होली लैंड के बाहर का दृश्य भी ऐसा ही था। अप्रत्याशित रूप से कुछ दशकों के बाद यहाँ बहुत कुछ नहीं बदला था। एकमात्र बदलाव ये था कि एल्केमी के लिए पूछने वाले लोग अधिक थे। अरे छोटे बालक, तुम क्या कर रहे हो? अचानक भीड़ से एक गुस्से भरी चीख आई। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और एक बड़े आदमी को उस पर घूरते हुए देखा। ये छोटा बालक कहाँ से आया? क्या वह लाइन काटने की कोशिश कर रहा है? युवा, अगर तुम जीना चाहते हो तो पीछे जाओ और आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा करो। यह मत सोचो कि तुम इतने महान हो। जो भी यहाँ आता है उसे नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वह लाइन काटने की हिम्मत करता है तो मैं उसका सिर तोड़ दूंगा। छोटे बालक, पीछे जाओ आज्ञाकारी रूप से। अगर तुम नियमों का पालन नहीं करते हो और नाइन हेवंस होली लैंड के लोगों द्वारा पकड़े जाते हो तो तुम्हें केवल एक सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अगर तुम इन लोगों को परेशान करते हो तो तुम्हारा अंत बहुत बदसूरत होगा। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहने का समय निकालता, भीड़ उस पर चिल्लाने लगी। उसे अपने कार्यों से हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि और भी लोग थे जिन्होंने उस पर तिरस्कार और दया की नज़र डाली। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन का अंत बहुत बदसूरत होगा। मैं यहाँ एल्केमी के लिए नहीं आया हूँ। अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ। यही हर व्यक्ति कहता है जो लाइन काटना चाहता है। छोटे बालक, ऐसा लगता है कि तुम ताबूत देखने तक आंसू नहीं बहाओगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊं? बड़ा आदमी जिसने पहले अर्जुन पर चिल्लाया था, उसने ठंडे स्वर में कहा, अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए और उन्हें अपनी छाती के खिलाफ मारते हुए अर्जुन पर घूरने लगा। मैं सच में एल्केमी के लिए नहीं आया हूँ। अर्जुन ने बेबसी से कहा। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो?
बड़ा आदमी ने हार नहीं मानी, उसकी आंखें आक्रामक थीं, जैसे कि अर्जुन तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह एक स्पष्टीकरण नहीं देता। मैं घर जा रहा हूँ, मैं 9 हेवंस होली लैंड से हूँ। अर्जुन ने सूंघा। तुम? बड़े आदमी ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। अचानक बगल में इशारा करते हुए और चिल्लाते हुए, भाई मुझे तुम्हें यहाँ आने में परेशानी होगी। वहाँ एक साधक था जो पास में गश्त कर रहा था, लेकिन जब उसने चीख सुनी तो वह तुरंत दौड़कर आया, चारों ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। क्या हुआ? क्या कोई फिर से नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? हे भाई, इस आदमी को देखो, वह कहता है कि वह तुम्हारे होली लैंड से है। जो मैं देख सकता हूँ, वह लाइन काटने की कोशिश कर रहा है। भाई एक नज़र डालो और देखो कि क्या वह तुम्हारे होली लैंड से है। बड़े आदमी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और 9 हेवंस होली लैंड के शिष्य से कहा। शिष्य ने ये सुना और अपनी आंखें अर्जुन की ओर मोड़ दी। एक पल के लिए ध्यान से उसे देखते हुए हिल गया। मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा हमारे होली लैंड के शिष्यों के कपड़ों पर होली लैंड का लोगो होता है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया। निश्चित रूप से ये छोटा बालक सिर्फ बकवास कर रहा है। बड़े आदमी ने अर्जुन की ओर घमंड से देखा। होली लैंड के शिष्य होने का ढोंग कर रहा है। तुम मर चुके हो, तुम मुझे नहीं जानते। अर्जुन ने शिष्य को देखा और पूछा, क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? दूसरे पक्ष ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। तुम बहुत बूढ़े नहीं लगते, शायद होली लैंड में अभी अभी शामिल हुए हो। हाँ, आज यहाँ ड्यूटी पर कौन सा एल्डर है? इस सवाल को सुनकर शिष्य की अभिव्यक्ति तुरंत संदिग्ध हो गई। यह नहीं जानता कि अर्जुन सिर्फ बकवास कर रहा था या क्या उसका वास्तव में होली लैंड के साथ कोई संबंध था। हालांकि वह बचपन से ही होली लैंड में बड़ा हुआ था, फिर भी वह केवल 25-26 साल का था। जब अर्जुन होली लैंड में था तब वह पैदा भी नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अर्जुन का चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि हैरान शिष्य ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, यह एल्डर शिखर है जो प्रभारी हैं। एल्डर शिखर? अर्जुन की भौहें चढ़ गईं क्योंकि उसकी यादों की गहराई से एक आकृति दिखाई दी। हल्के से मुस्कुराते हुए, क्या ये शिखर है? हाँ। शिष्य सदमे में था। सच में यह नहीं समझ रहा था कि अर्जुन कहाँ से आया था। वास्तव में एल्डर शिखर को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत कर रहा था और उसके लहजे को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह एल्डर से काफी परिचित था। मुझे उसके पास ले चलो, वह मुझे पहचान लेगा, अर्जुन ने लापरवाही से कहा, लेकिन जल्द ही उसने अपना मन बदल लिया। भूल जाओ, मैं खुद जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अचानक जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। लोगों के समूह ने चौड़ी आंखों से घूरना शुरू कर दिया। उनके चेहरे आतंक से भरे हुए थे। वह कहाँ है? वह आदमी कहाँ भाग गया? पहले वाला गठीला आदमी चारों ओर देखा, लेकिन अर्जुन का आंकड़ा नहीं देख सका और ठंडे पसीने में टूट गया। उसने सोचा कि उसने एक भूत देखा है। दूसरों की भी यही अभिव्यक्ति थी और एक पल के लिए उनके रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक दौड़ गई। ज्यादा दूर नहीं, एक मंडप में शिखर पालथी मारकर बैठा था, जैसे कि वह कुछ समझ रहा था। अचानक, जैसे कि कुछ महसूस करते हुए, शिखर ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस क्षण उसने ध्यान दिया कि कोई मंडप में टूट गया था। होली लैंड के एक एल्डर के रूप में वह यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी थे और शिष्यों को उनकी अनुमति के बिना उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना अंधा होगा कि वह यहाँ आएगा, जबकि वह एक गुप्त तकनीक को समझ रहा था। शिखर स्वाभाविक रूप से उग्र था। सौभाग्य से यह एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं था, अन्यथा ये बहुत संभावना थी कि वह परेशान हो जाता और दानव रेस में बदल जाता। एक चिल्लाहट के साथ उसने अपनी आंखें उठाईं और हलचल की दिशा में देखा। एक नज़र में शिखर का जबड़ा गिरा और वह एक बेसुध अवस्था में वहां खड़ा रहा। अर्जुन ने उस पर एक मुस्कान के साथ देखा। इतने सालों से आपको न देखने के बाद एल्डर शिखर का गुस्सा बढ़ गया है। होली मास्टर, शिखर चिल्लाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे परेशान करने वाला व्यक्ति होली लैंड का होली मास्टर अर्जुन होगा, जो कई दशकों से गायब था। पहली नज़र में शिखर मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर सकता था। उसने अपनी आंखों को कसकर रगड़ा और जब उसने फिर से देखा तो उसने पाया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में होली मास्टर था। हालांकि उन्होंने एक दूसरे को कई दशकों से नहीं देखा था, लेकिन होली मास्टर अभी भी उतना ही युवा लग रहा था जितना कि जब वह चला गया था। फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। शिखर का शरीर अचानक उत्साह से कांपने लगा।
बुरा नहीं, बुरा नहीं, तुम भी सेकंड ऑर्डर सेंट रेल्म तक पहुंच गए हो। ऐसा लगता है कि तुम इन पिछले कुछ सालों में बेकार नहीं रहे हो। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, एक नज़र में शिखर के क्षेत्र को देखते हुए। अधीनस्थ शिखर होली मास्टर को प्रणाम करता है और होली मास्टर का सेक्ट में वापस स्वागत करता है। शिखर ने जल्दबाजी में जमीन पर आधा घुटने टेक दिया और एक धीमी आवाज में चिल्लाया, उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। उठो, अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया। शिखर उठ गया और अविश्वास में अर्जुन को घूरने लगा, जैसे कि वह सपना देख रहा हो। अपने होठों को दबाते हुए और एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, होली मास्टर, क्या आप सच में वापस आ गए हैं? मैं वापस आ गया हूँ। होली लैंड अब कैसा है? सब कुछ ठीक है, होली मास्टर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शिखर ने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि उसके मूड में उतार चढ़ाव थे। उसका खून उसके सिर में दौड़ रहा था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। यह अच्छा है होली मास्टर, आपको जल्दी से होली लैंड वापस जाना चाहिए। जब से आप चले गए हैं, ग्रेट एल्डर और अन्य लोग दिन रात आपके बारे में चिंतित रहे हैं। अब जब उन्हें पता चलेगा कि आप सुरक्षित रूप से वापस आ गए हैं, तो वे बहुत खुश होंगे। शिखर ने अपने हाथों को रगड़ा और कहा। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया, मेरे साथ आओ। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ बाहर निकाला और शिखर को अपने सेंट क्यूई में लपेट लिया। अगले पल दोनों मंडप से गायब हो गए। जब शिखर की दृष्टि बहाल हुई तो उसने पाया कि वह और अर्जुन भीतरी चोटी पर आ गए थे और होली लैंड के 9 चोटियों के दृश्य ने उनका स्वागत किया। अच्छा, कुछ भी नहीं बदला है। अर्जुन हवा के बीच में खड़ा था, अपने डिवाइन सेंस के साथ पूरे होली लैंड को स्वीप करने से पहले संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। शिखर एक बेसुध अवस्था में था, यह नहीं जानता था कि वह भीतरी चोटी पर कैसे आ गया था, लेकिन उसे जल्दी से एहसास हुआ कि अर्जुन ही था जिसने ये किया था। ये किस तरह की विधि थी? यह इतनी विचित्र थी कि शिखर खुद को सम्मान और दोनों महसूस करने से नहीं रोक सका। अचानक, जैसे कि कुछ सोचकर, उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक गहरी सांस ली और 9 चोटियों की ओर चिल्लाया, होली मास्टर सेक्ट में वापस आ गए। उसकी चिल्लाहट 9 चोटियों में बिना अंत के गूंजती रही। 9 चोटियों की पूरी हलचल इस गूंज से डूब गई थी और होली लैंड में एक अजीब शांत वातावरण दिखाई दिया। बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी। हालांकि एक पल बाद 9 चोटियां अचानक अराजकता में फेंक दी गईं। हर चोटी अराजकता की स्थिति में थी क्योंकि बड़ी संख्या में प्रकाश की किरणें विभिन्न चोटियों से उड़ गईं और तेजी से दौड़कर आईं। एल्केमी कक्ष के अंदर सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट वेदनथ क्लियर स्नोपिल्स की एक भट्टी को परिष्कृत कर रहा था। एक सेंट ग्रेड लो रैंक गोली। जिस व्यक्ति ने इस गोली का अनुरोध करने के लिए आया था, वह इस समय 9 चोटियों के बाहर इंतजार कर रहा था, इसलिए उसकी स्थिति कम नहीं थी। इसलिए वेदनथ को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी पड़ी। एक दिन से अधिक खर्च करने के बाद वेदनथ अपना काम पूरा करने वाला था। एल्केमी कक्ष अब एक विशेष ठंडी सुगंध से भरा हुआ था। इस क्षण वेदनथ सावधानीपूर्वक गर्मी को नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि वह उत्सुकता से गोली भट्टी पर घूर रहा था, अंतिम गोली संघनन प्रक्रिया के लिए तैयारी कर रहा था। बगल में भुवन एक बड़े पेट के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर मोटी परतें जमा हो गई थी क्योंकि उसने संकीर्ण आंखों से आगे घूरना शुरू कर दिया था, जाहिर तौर पर वेदनथ की परिष्करण तकनीक से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। 2 सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट्स की अभिव्यक्ति दोनों गंभीर और उत्साहित थीं। उनमें से एक ग्रैंड बोल्डर सिटी के एल्केमिस्ट गिल्ड का प्रबंधक था, जबकि दूसरा लाइटनिंग फ्लैश सिटी के एल्केमिस्ट गिल्ड का प्रबंधक था। उनकी पहचान दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने 9 हेवेंस होली लैंड में बहुत अधिक एल्केमी ज्ञान सीखा था और सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट्स बन गए थे, उन्होंने एल्केमिस्ट गिल्ड में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और 9 हेवेंस होली लैंड में शामिल हो गए थे। इन दोनों के अलावा हेमंत, हिमेश और योगिनी भी थे, जो सभी अब सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट्स थे। टोंग शुवान रेल्म का एल्केमी स्तर अर्जुन के जाने के बाद एक तेजी से विकास का अनुभव किया था। ये सब हेवेंस कीप के वृद्ध व्यक्ति रामदेव और प्रिया की प्रेरणा के उदार शिक्षण के कारण था। अतीत में रामदेव टोंग शुवान रेल्म में एकमात्र सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट थे। जैसे ही एल्केमी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची, भुवन की छोटी आंखें और भी अधिक संकरी हो गईं। एक प्रकाश उनके पार चमक रहा था, जैसे कि वह वेदनथ के बारे में चिंतित था। यहाँ तक कि वे भी सेंट ग्रेड पिल्स को परिष्कृत करते समय 100% सफलता दर की गारंटी नहीं दे सकते थे, इसलिए वेदनथ की पिल्स का बैच इतनी आसानी से चला गया था। यह उसके कौशल और भाग्य का एक संयोजन था। क्षण जितना अधिक महत्वपूर्ण था, वे उतने ही अधिक लापरवाह नहीं हो सकते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन उस क्षण बाहर से अचानक एक गुस्से भरी चीख आई।
यहाँ तक कि एल्केमी कक्ष की बाधा भी इस चीख को रोकने में असमर्थ थी, क्योंकि यह सीधे 2 सेंट ग्रेड एल्केमिस्ट्स के कानों में प्रवेश कर गई। वेदनथ का बुरा हाथ कांप गया और उसका युआन क्यूई भी अराजक हो गया। तुरंत बाद उसके सामने गोली भट्टी से एक हल्की फुफकारने की आवाज आई। भट्टी से एक जली हुई गंध बाहर निकली। वेदनथ अपनी जगह पर जम गया, उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। भुवन ने भी अपनी भौहें चढ़ा ली, उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए थे। वह बेवकूफ शिखर खत्म हो गया है। वेदनथ निश्चित रूप से इस बैच की पिल्स की विफलता का दोष उस पर डाल देगा। भुवन अपने दिल में खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। बूढ़े भुवन, वह छोटा बालक शिखर अभी अभी क्या चिल्ला रहा था। भुवन के आश्चर्य के लिए वेदनथ तुरंत गुस्सा नहीं हुआ और इसके बजाय उसने अजीब चेहरे के साथ उससे ये सवाल पूछा। मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना, भुवन ने सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने अभी अभी शिखर को क्या चिल्लाते हुए सुना था, क्योंकि उसका सारा ध्यान अल्केमी पर केंद्रित था। भुवन ने उसके शब्दों की सामग्री पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे होली मास्टर चिल्लाते हुए क्यों सुनाई दिया? वेदनथ ने भौहें चढ़ाईं। होली मास्टर। भुवन स्तब्ध था, लेकिन जल्द ही कुछ याद आया और एक बिल्ली की तरह जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था, उसका मोटा शरीर अचानक हल्का और फुर्तीला हो गया क्योंकि वह जमीन से कूद गया। आपका मतलब होली मास्टर है? 9 हेवंस होली लैंड में केवल एक होली मास्टर था और वह अर्जुन था। जब से अर्जुन गया था, होली मास्टर का पद खाली था। 9 हेवंस होली लैंड में हर साधक के दिमाग में अर्जुन ही होली मास्टर था। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी शिखर को होली मास्टर के लिए चिल्लाते हुए सुना कि वह सेक्ट में वापस आ जाए। वेदनथ ने अपना सिर खुजलाया। क्या तुम सुनिश्चित हो? भुवन ने पूछा। हाँ, मैं सुनिश्चित नहीं हूँ। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर अचानक एक साथ बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने पिल रूम का दरवाजा खोला, उन्होंने हेमंत, हिमेश और योगिनी को भी अपने अपने पिल रूम से बाहर निकलते हुए देखा, जैसे कि उनके नितंबों में आग लग गई हो। उनकी गति एक मजबूत युवक से कम नहीं थी। बूढ़े मूर्खों, इस बूढ़े मास्टर का इंतजार करो। भुवन ने अपने मोटे शरीर को हिलाते हुए पीछे से चिल्लाया। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे सभी बाहर दौड़ पड़े। 9 चोटियों की एक और चोटी पर एक एकांत कमरे के अंदर दानवीय क्यूई बेहद समृद्ध थी। इस एकांत कमरे के अंदर 2 खूबसूरत महिलाएं अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रही थीं। एक गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण, जबकि दूसरी ठंडी और अहंकारी। उनके स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। पूर्व एक शिखर 3rd ऑर्डर सेंट थी, जबकि बाद वाली एक 2nd ऑर्डर सेंट थी। दोनों मोटी काली दानवीय क्यूई में लिपटी हुई थीं, जिससे उन्हें एक चौंकाने वाली उपस्थिति मिली। इस क्षण दोनों महिलाएं किसी प्रकार की गुप्त तकनीक को साध रही थीं। जब आवाज उन तक पहुंची तो दोनों महिलाओं ने अपनी आंखें अनैच्छिक रूप से खोलीं। गरिमापूर्ण सुंदरता ने दूसरी महिला की ओर मुड़कर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। कल्पिता, क्या शिखर ने अभी अभी कहा था, होली मास्टर सेक्ट में वापस आ गया? ठंडी सुंदरता ने ये सुना और उसका कोमल शरीर कांप गया। ध्यान से पीछे सोचकर धीरे से सिर हिलाया। आंखों के 4 जोड़े मिले और सुंदर आंखों के 2 जोड़े अचानक आश्चर्यजनक प्रतिभा के साथ बाहर निकल गए। अब किसी भी प्रकार की गुप्त तकनीक को साधने के मूड में नहीं थे। काली दानवीय क्यूई में लिपटे 2 कोमल शरीर एकांत कमरे से बाहर निकल गए और उड़ गए। 9 चोटियों में एक समान दृश्य खेला गया। पूरी 9 चोटियां कई दशकों से कभी इतनी जीवंत नहीं हुई थीं। ये अस्तित्व, जिनकी आमतौर पर तोंगशुवान रेलम के अनगिनत लोगों द्वारा पूजा की जाती थी, इस क्षण में सभी शिष्टाचार की भावना खो चुके थे और लापरवाह युवाओं में बदल गए थे। होली लैंड के ग्रेट एल्डर जूही बाहर भागते समय सीधे उस महल को तोड़ दिया जिसमें वह रहता था। कई दीवारों को गिरा दिया और लगभग इसे ढहा दिया। जब एल्डर यशस्विनी बाहर भाग रही थी तो उसने अपने कई पसंदीदा फूलों को गिरा दिया। सेंटेस आरना भी नहाते समय बाथरूम से बाहर भाग गई और जल्दबाजी में कुछ कपड़े पहने अपने बालों को भी नहीं सुखाया। ये सब एक ही वाक्य के कारण था जो 9 चोटियों में गूंज उठा। होली मास्टर सेक्ट में वापस आ गए थे। हर कोई जानना चाहता था कि क्या ये खबर सच थी या नहीं। हर कोई उस चेहरे को देखना चाहता था जिसे उन्होंने कई दशकों से नहीं देखा था। इसलिए वे सभी अपने अपने स्थानों से बाहर निकल आए और आवाज के स्रोत की ओर दौड़ पड़े। प्रकाश की एक धारा तेजी से उड़ गई और अर्जुन के सामने इकट्ठा हो गई। सभी ने खुद को प्रकट किया और अर्जुन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद उन सभी ने सुखद आश्चर्य की झलक दिखाए। उनमें से कुछ खुशी के आंसू भी रो रहे थे, खुद को रोक नहीं पा रहे थे। होली लैंड के ग्रेट एल्डर्स, वेदनथ, भुवन और अन्य अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स, साथ ही प्राचीन दानव वंश के ग्रेट कमांडर, सभी एक साथ इकट्ठा हो गए थे।
वहां लगभग 10 सेंट रेल मास्टर मौजूद थे। यह एक ऐसी ताकत थी जो पूरे टोंगशुवान रेल में झाड़ू लगाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसे कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। यह उनके अस्तित्व के कारण ही था कि टोंगशुवान रेल में 9 हेवंस होली लैंड की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनाई गई थी। अर्जुन की आंखें एक एक करके परिचित चेहरों पर घूम गईं, उसका दिल गर्मी से भर गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल गई। कई दशकों के बाद उसके पुराने दोस्त अभी भी वही थे, इस खबर से बेहतर कुछ नहीं था। ये सच में होली मास्टर है। होली मास्टर वापस आ गए हैं, वह सच में वापस आ गए हैं। भीड़ से आश्चर्य की चीखें आईं। हर कोई खुशी से मुस्कुरा रहा था और उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अधीनस्थ जूही होली लैंड के एल्डर्स के साथ मिलकर होली मास्टर को प्रणाम करता है और होली मास्टर के सेक्ट में वापसी का स्वागत करता है। जूही एक बूढ़ा और विवेकपूर्ण आदमी था, इसलिए हालांकि वह बेहद उत्साहित था, उसने अपने शिष्टाचार को गड़बड़ नहीं किया और जल्दी से खुद को शांत कर लिया। खुद को शांत करते हुए उसने चिल्लाया। कई होली लैंड एल्डर्स ने जल्दी से सलाम किया। आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस घर लौट रहा हूँ। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य बल ने सभी को उठा लिया। मास्टर। दूसरी तरफ प्राचीन दानव वंश की ग्रेट कमांडर चंद्रकला ने एक रूंधे हुए स्वर में चिल्लाया। एक और ग्रेट कमांडर कल्पिता उसके बगल में खड़ी थी, उसकी आंखें भी लाल थीं। अर्जुन ने महान दानव देव की विरासत को विरासत में लिया था, इसलिए प्राचीन दानव वंश के लिए जिसने महान दानव देव की पीढ़ियों तक सेवा की थी, अर्जुन उनका महान मास्टर था। यहाँ तक कि वर्तमान डेमन कमांडर चंद्रनेत्र भी इस संबंध में उसकी तुलना नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही अर्जुन 9 हेवंस होली लैंड में नहीं था, फिर भी वे यहाँ इंतजार कर रहे थे। वास्तव में प्राचीन दानव वंश के लिए दानव भूमि उनके रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी, लेकिन अर्जुन के लिए चंद्रकला ने प्राचीन दानव वंश को 9 हेवंस होली लैंड में बसने की अनुमति दी थी। अर्जुन का चेहरा देखकर चंद्रकला का दिल कांप गया। जब अर्जुन गया तो उसने उसके साथ चलने के लिए कहा था, अपने जीवन के साथ उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन उस समय अर्जुन को यह भी नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या था, तो वह चंद्रकला को अपने साथ ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। जैसे उसे पीछे छोड़ दिया गया था। लेकिन पिछले कई दशकों में चंद्रकला दिन रात अर्जुन के बारे में चिंतित रही थी। हर बार जब वह सोचती थी कि अर्जुन बाहर है, तो वह शांति से सोया खा नहीं सकती थी। खुद से नफरत करती थी कि उसने अपने मास्टर को अकेले भटकने पर जोर क्यों नहीं दिया। उसका दिल खुद को दोषी मानने से भर गया था क्योंकि उसे इन वर्षों में सताया गया था। अब अर्जुन को सुरक्षित रूप से वापस लौटते हुए देखकर वह खुशी के आंसू रो रही थी। रो मत, खुश हो जाओ, मैं वापस आ गया हूँ। अर्जुन हंसा और उसे सांत्वना दी। हाँ, चंद्रकला ने अपने लाल होठों को दबाया और सिर हिलाया। वह बिना शर्त अर्जुन के सभी अनुरोधों को पूरा करेगी। छोटे बालक, तुम सच में वापस आ गए। उस क्षण एक आश्चर्यजनक चीख अचानक बगल से आई। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह मेहता था। उसे कई दशकों से न देखने के बाद मेहता अभी भी वैसा ही लग रहा था, एक बेहद सादे पोशाक पहने हुए था। अगर वह भीड़ में घुल मिल जाता तो जो लोग उसे नहीं जानते थे वे शायद सोचते थे कि वह एक बूढ़ा आदमी है जिसका एक पैर कब्र में है। ये कभी नहीं सोचता कि वह वास्तव में एक थर्ड ऑर्डर सेंट था। ट्रेजरर मेहता, मुझे विश्वास है कि आप तब से ठीक रहे हैं जब हम आखिरी बार मिले थे। अर्जुन मुस्कुराया। अच्छा, छोटा बालक काफी आराम से रह रहा है, ये बूढ़ा मास्टर आराम कर सकता है। मेहता ने भारी सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। ये कहा जा सकता है कि मेहता ने अर्जुन को बढ़ते हुए देखा था। अतीत में उसने अपनी पहचान छिपाई थी और हाई हेवन पवेलियन में एक योगदान हॉल ट्रेजरर के रूप में रहा था। वह और अर्जुन सबसे पहले मिले थे और प्रिया के कारण दोनों का एक करीबी रिश्ता था। तो अर्जुन को कई दशकों के बाद वापस लौटते हुए देखकर मेहता ने महसूस किया कि उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हटा दिया गया है। अर्जुन के लिए उसकी चिंता किसी और से कम नहीं थी। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और मेहता को पता था कि वह क्या तलाश रहा है। वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए और खुद ही बोल पड़े, प्रिया अभी अपनी साधना के एक अहम पड़ाव पर है, इसलिए उससे मिलना सुविधाजनक नहीं होगा। बस उसके बाहर आने का इंतजार करो। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारे गुरुदेव की बात है, वह 9 हेवंस डिवाइन स्किल्स में नहीं रहते। वह तुम्हारे यादव परिवार और सेंट्रल कैपिटल के लोगों के साथ 1000 किलोमीटर दूर वार स्पिरिट टेम्पल में रहते हैं। समझ गया, मैं बाद में खुद उनसे मिलूंगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को थोड़ा शांत किया।
जब वह अपने परिवार और दोस्तों को सेंट्रल कैपिटल से टोंगशुवान रेल में लाए थे, तब 9 हेवनस डिवाइन स्किल्स में पर्याप्त जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन्हें वार स्पिरिट टेम्पल और शैक्टेइंग मिस्टिकल पैलेस के खंडहरों में बसाया, जो 1000 किलोमीटर दूर थे। ये दोनों समूह कभी अर्जुन के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अंत में अर्जुन ने उन्हें नष्ट कर दिया और उनके संप्रदाय और नींव को सेंट्रल कैपिटल के लोगों के लिए छोड़ दिया। पिछले कई दशकों में सेंट्रल कैपिटल के लोग वहां लगातार विकास कर पाए हैं और 9 हेवनस डिवाइन स्किल्स की सुरक्षा के कारण वह जगह एक स्वर्ग बन गई है। पुराने परिचितों के फिर से मिलने से एक जीवंत माहौल बन गया। होली मास्टर का संप्रदाय में वापस आना 9 हेवनस डिवाइन स्किल्स के लिए एक खुशी का अवसर था। सबने अर्जुन का मुख्य शिखर पर स्वागत किया और ग्रेट एल्डर जूही ने अर्जुन के वापस आने की खुशी में एक भव्य दावत का आदेश दिया। 9 हेवनस डिवाइन स्किल्स के सभी प्रमुख लोग वहां मौजूद थे। किसी ने यह नहीं पूछा कि अर्जुन पिछले कई दशकों से कहां थे या उन्होंने क्या किया था। वे बस इतना जानते थे कि अर्जुन सुरक्षित वापस आ गए हैं और उनके सामने बैठे हैं, और यह उनके लिए पर्याप्त था। दावत का माहौल शोरगुल भरा था, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जाम पर जाम उठा रहे थे। चंद्रकला और कल्पिता जैसी महिलाएं भी शराब के नशे में चूर हो गई थीं। आज की रात एक ऐसी रात थी जिसमें कोई सो नहीं पाया। दावत सूर्यास्त पर शुरू हुई और अगली सुबह तक चली। मौजूद ज्यादातर लोग पहले ही नीचे उतर चुके थे, केवल जूही ही होश में बचे थे। अर्जुन ने उन्हें बाहर बुलाया। होली मास्टर का क्या आदेश है? जूही ने सम्मानपूर्वक पूछा। इन सालों में रोशनी और ज्योति बहनें कैसी रही हैं? टोंगशुवान रेल में उगते सूरज को देखते हुए अर्जुन ने लापरवाही से पूछा। होली मास्टर को सूचित कर रहा हूँ, रोशनी और ज्योति बहनें इन पिछले सालों में सुरक्षित और अच्छी रही हैं और ट्विन स्पिरिट पवेलियन में लगन से साधना कर रही हैं। वरदान और वरद के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन से उनकी वृद्धि बहुत तेज हुई है। हाल के सालों में दोनों बहनों ने सेंट रेल में प्रवेश कर लिया है और टोंगशुवान रेल के उभरते सितारों में से एक बन गई हैं। हाँ, अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन सेंट्रल कैपिटल से अपने साथ जो दोस्त और रिश्तेदार लाए थे, वे सभी वार स्पिरिट टेम्पल और शैक्टेइंग मिस्टिकल पैलेस के खंडहरों में बस गए थे। केवल रोशनी और ज्योति बहनें, क्योंकि उन्होंने ट्विन क्यूई शेयर्ड स्पिरिट डिवाइन आर्ट का अभ्यास किया था और ट्विन स्पिरिट पवेलियन के संस्थापक की विरासत को प्राप्त किया था, उन्हें दोनों वर्तमान पवेलियन मास्टर्स द्वारा ट्विन स्पिरिट पवेलियन में लाया गया था। दोनों बहनों की प्रतिभा और स्पिरिट एंड ब्रांचेस कनेक्टेड बाय स्पिरिट की चमत्कारी डिवाइन तकनीक को देखते हुए कुछ दशकों के बाद उनका सेंट रेल में प्रवेश करना स्वाभाविक था। ये केवल इसलिए था क्योंकि टोंगशुवान रेल की वर्ल्ड एनर्जी कम थी। अगर उन्हें शैडो स्टार में रखा जाता तो उनकी उपलब्धियां कहीं ज्यादा होती। वे निश्चित रूप से ऐसे पात्र थीं जो चित्रांगदा और फर्नेश्वर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। रोशनी और ज्योति को एक संदेश भेजो और उनसे 9 हेवनस डिवाइन स्किल्स में आने के लिए कहो, अर्जुन ने आदेश दिया। हाँ, जूही ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन तुरंत ही एक अजीब सा भाव उनके चेहरे पर आ गया, जैसा कि उन्होंने कहा, अगर उन्हें पता चलता है कि होली मास्टर संप्रदाय में वापस आ गए हैं, तो मुझे डर है कि निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होगी, वे खुद ही यहाँ आ जाएंगी। अर्जुन ने उनकी ओर देखा, जबकि जूही फीकी हंसी हंसे। राक्षसी जाति के कई ग्रेट सीनियर्स को भी एक संदेश भेजो और उनसे भी 9 हेवनस डिवाइन स्किल्स में आने के लिए कहो। उनसे कहो कि मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ, अधीनस्थ तुरंत ऐसा करेगा। क्या होली मास्टर का कोई और आदेश है? नहीं, तुम जा सकते हो। जूही ने झुककर विदा ली और उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा, बस अपना काम पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। गंदे महल पर नजर डालते हुए अर्जुन मुस्कुराया, इससे पहले कि उनकी आकृति चमकती और वह 9 हेवनस डिवाइन स्किल्स के 9 शिखरों में से किसी एक पर पहुंच गए। यह एक एकांत कमरा था जहां छोटी सीनियर सिस्टर प्रिया अपनी साधना में बैठी थी। कमरे के बाहर खड़े होकर अर्जुन लगभग प्रिया की सुगंध को महसूस कर सकते थे और उन्हें आराम महसूस हो रहा था। वह नहीं जानता था कि प्रिया साधना में क्या कर रही थी, लेकिन उसने उसे परेशान नहीं किया और इसके बजाय बस जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस जारी की। अर्जुन की वर्तमान शक्तिशाली शक्ति के साथ इस तरह की शांत जांच का पता लगाना प्रिया के लिए असंभव था। अर्जुन का मूल इरादा ये देखना था कि छोटी सीनियर सिस्टर ठीक है या नहीं, लेकिन जब उसकी डिवाइन सेंस प्रिया जहां थी उस जगह को पार कर गई, अर्जुन अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका, क्योंकि उनके चेहरे पर एक झटका लगा। प्रिया की शक्ति वास्तव में एक सेकंड ऑर्डर सेंट किंग थी। ये कैसे संभव है? अर्जुन ने लगभग सोचा कि उसकी डिवाइन सेंस ने कोई गलती कर दी है।
उन्होंने तुरंत और सावधानी से फिर से जांच की, लेकिन उन्होंने जितनी भी कोशिश की, उन्हें पता चला कि उनकी पिछली जांच बिल्कुल सही थी। छोटी सीनियर सिस्टर प्रिया वास्तव में एक सेकंड ऑर्डर सेंट किंग है। अर्जुन की आंखों में सदमा था। हालांकि वह अब एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म साधक थे, जो छोटी सीनियर सिस्टर से एक पूरी महान रेल्म ऊंची थी। वह कई दशकों से स्टार फील्ड में भटक रहे थे, प्रचुर वर्ल्ड एनर्जी द्वारा पोषित थे, जिसने उन्हें अपनी वर्तमान शक्ति तक पहुंचने दिया। भले ही छोटी सीनियर सिस्टर के पास स्वर्ग की अदम्य प्रतिभा हो, लेकिन टोंग शुवान रेल्म जैसी जगह में जहां वर्ल्ड एनर्जी कम थी, उसके लिए सेकंड ऑर्डर सेंट किंग रेल्म में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव था। यहाँ की वर्ल्ड एनर्जी एक ब्रेकर थ्रू के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। ये कहा जा सकता है कि ऐसी शक्ति पहले से ही टोंग शुवान रेल्म के बाकी लोगों से कहीं आगे थी। अगर वह चाहती तो वह अकेले ही पूरी दुनिया को हरा सकती थी। यहाँ तक कि महान दानव देव भी केवल एक फर्स्ट ऑर्डर सेंट किंग थे, लेकिन छोटी सीनियर सिस्टर वास्तव में महान दानव देव से एक माइनर रेल्म ऊंची थी। उसने ऐसा कैसे किया? अर्जुन हैरान था। कभी कभी इस तरह की दुर्घटना एक अच्छी बात नहीं होती थी। उसने प्रिया की स्थिति की अधिक सावधानी से जांच करना शुरू किया, लेकिन उसी समय प्रिया के शरीर में सेंट क्यूई अराजक हो गया, नियंत्रण खोने के संकेत दिखा रहा था। उसकी सेंट क्यूई अपनी मेरिडियन में भड़क गई, जिससे छोटी सीनियर सिस्टर अनजाने में कराह उठी। उसका सुंदर चेहरा दर्द से भर गया। जाहिर है वह बहुत दर्द में थी। एक मिसिफायर दानव जाति में बदल जाएगा। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उनकी आकृति चमकी और वह प्रिया के बगल में आ गए। अपना हाथ बाहर फैलाते हुए अर्जुन ने उसे एक विशाल सेंट क्यूई के फटने से घेर लिया। दानव जाति में बदलने के लिए एक मिसिफायर बहुत खतरनाक स्थिति थी। अगर यह उसी रेल्म का कोई और साधक होता जो दानव जाति में बदल जाता, तो अर्जुन बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाते। बाहरी ताकतों के प्रभाव में स्थिति केवल और अधिक गंभीर हो जाएगी। जब दानव जाति में बदलने के लिए एक मिसिफायर होता है, तो कोई केवल अपनी दृढ़ता पर भरोसा करके अपने दिल के दानवों को हरा सकता है। लेकिन अब वह प्रिया से एक पूरी महान रेल्म ऊंची थी, इसलिए उसके लिए मदद करना कोई समस्या नहीं थी। उसके मार्गदर्शन में प्रिया के शरीर में सेंट क्यूई धीरे धीरे स्थिर हो गया और उसके सुंदर चेहरे पर दर्द धीरे धीरे कम हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसके शरीर में अराजक सेंट क्यूई के चिकना होने के साथ प्रिया को लगा कि कोई उसकी मदद कर रहा है। उसकी लंबी पलकें कुछ बार फड़फड़ाई, इससे पहले कि उसकी सुंदर आंखें थोड़ी खुल गईं। अगले ही पल उसकी सुंदर आंखों में खुशी और भ्रम की एक झलक दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने अपना जैद सफ़ेद हाथ बाहर फैलाया और अर्जुन के गाल को छुआ, धीरे से फुसफुसाते हुए, मैं तुमसे केवल अपने सपनों में मिल सकती हूँ। मुझे बस उम्मीद है मैं इस लंबे सपने से कभी नहीं जाग सकती और हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वह जाहिर तौर पर सोच रही थी कि वह सपना देख रही थी। अर्जुन को अपने दिल में एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसे एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अपना मुंह खोलते हुए अर्जुन अवाक रह गया। उस समय वह जोश में टोंग शुवान रेल्म छोड़कर चला गया था। हालांकि यह सुवर्णा को खोजने के लिए था, लेकिन प्रिया के लिए यह अभी भी एक तरह का दर्द था। उसने उसे रोका नहीं और न ही उसने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, बल्कि अर्जुन के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उसने बहुत उदारता दिखाई और अर्जुन को सुवर्णा को खोजने दिया। 30 से अधिक सालों के बाद सुवर्णा का ठिकाना अभी भी अज्ञात था, लेकिन अर्जुन ने अपनी सीनियर सिस्टर को 30 से अधिक सालों तक जीने दिया था। उसने इस समझदार, कोमल और मासूम महिला को निराश किया था और उसका दिल आत्मदोष से भर गया था। सो जाओ, जब तुम जागोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। अर्जुन ने प्रिया को गले लगाया और धीरे से अपनी सेंट क्यूई को उसके शरीर में डाला, उसे सोने के लिए प्रेरित किया। प्रिया की आंखें खुली और बंद हो गईं। उसकी सुंदर आंखें अतीत की यादों से भर गईं, जैसे कि वह सो नहीं पा रही थी, जैसे कि वह फिर से अपनी आंखें खोलना चाहती थी और अपने सामने के आदमी को करीब से देखना चाहती थी। लेकिन अंत में वह अर्जुन की शक्ति का विरोध करने में असमर्थ थी और उसने अपनी आंखें भारी कर ली, धीरे धीरे सांस ले रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोमलता लगभग एक पत्थर को पिघलाने के लिए पर्याप्त थी। उसे धीरे से नीचे लिटाते हुए उसने अपनी डिवाइन सेंस जारी की और प्रिया के शरीर पर एक निश्चित स्थिति पर ताला लगा दिया। अगले ही पल उसका चेहरा अचानक भयंकर हो गया क्योंकि उसने चिल्लाया, बाहर निकलो। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसका बड़ा हाथ प्रिया के पेट की ओर चला गया और एक शानदार सेंट क्यूई बाहर निकल गई। पकड़कर और वापस लेकर अर्जुन ने अचानक प्रिया के शरीर से एक भूरी आभा निकाली।
जैसे ही यह भूरी आभा प्रिया के शरीर से बाहर निकली, इसने एक तीखी चीख निकाली, जैसे कि इसका अपना कोई अस्तित्व हो, और अर्जुन की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया और उसने तुरंत अपनी सेंट क्यूई का उत्पादन बढ़ा दिया। उसी समय कई दर्जन गोल्डन ब्लड थ्रेड्स बाहर निकले और सुनहरी रोशनी के एक चमकदार द्रव्यमान में मिल गए। सुनहरी रोशनी के बिखरने के बाद कई दर्जन गोल्डन ब्लड थ्रेड्स एक बड़े जाल में आपस में जुड़ गए थे, जिसने भूरी आभा को लपेट लिया था। अर्जुन ने इस भूरी आभा को ठंडे बस्ते में देखा, क्योंकि वह लगातार अपनी डिवाइन सेंस से इसे स्कैन कर रहा था। वह वास्तव में जानना चाहता था कि यह चीज़ क्या थी। अभी अभी जब वह प्रिया की मेरिडियन और सेंट क्यूई को कंघी कर रहा था, तो उसने अनजाने में इस भूरी आभा को प्रिया के शरीर में छिपा हुआ खोज लिया था। अर्जुन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की और इसके बजाय अपनी छोटी सीनियर सिस्टर के सोने का इंतजार किया, इससे पहले कि वह अचानक हरकत करता। वह नहीं जानता था कि क्या ये भूरी आभा प्रिया की इनक्यूई और दानव जाति बनने से संबंधित थी, लेकिन ये भूरी आभा निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे प्रिया ने खुद बनाया था। ये किसी प्रकार की विदेशी वस्तु थी जो किसी तरह अपनी छोटी सीनियर सिस्टर के शरीर से जुड़ गई थी। यह आत्मा की तरह नहीं थी, क्योंकि प्रिया में कोई भी लक्षण नहीं थे। तो यह क्या है? अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अपने ज्ञान और अनुभव के साथ भी वह यह नहीं बता सकता था कि यह भूरी आभा क्या थी। एक जोरदार हिंसक ध्वनि के साथ भूरी आभा आगे पीछे घूमती रही, जैसे कि एक पिंजरे में फंसा हुआ जानवर भागने में असमर्थ। अचानक अर्जुन ने अपनी भौं उठाई और आश्चर्य का एक भाव दिखाया। उसने इस भूरी आभा से प्रिया के जीवन और आत्मा का निशान महसूस किया। दूसरे शब्दों में, प्रिया इसकी उपस्थिति के बारे में जानती थी और इसे परिष्कृत कर चुकी थी। हालांकि अर्जुन को अभी भी लगा कि यह भूरी आभा एक अच्छी चीज नहीं थी। इसका उसकी छोटी सीनियर सिस्टर के साथ किसी प्रकार का अकथनीय संबंध था, और इस संबंध के कारण उसकी छोटी सीनियर सिस्टर ठीक किसी भूरी आभा की तरह हो गई थी। इस खोज से अर्जुन का दिल डूब गया। अगर उसका फैसला गलत नहीं था, तो इस भूरी आभा और उसकी छोटी सीनियर सिस्टर का एक अंतर संबंध होना चाहिए। अगर उसने लापरवाही से इसे नष्ट कर दिया, कहानी तो पसंद आई हो, सीनियर सिस्टर तो के मरने की सबसे अधिक संभावना और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। क्यूई ने एक बहुत ही अगली कहानी में यही माय नॉवल रूम पर 1।